हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें क्लास 11th के बच्चों की डिमांड पर आज क्लास 11th की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ के एग्ज़ाम इसी वीक के स्टार्टिंग में हो, किसी के एंड में हो, किसी के थोड़े दिन बाद हो। क्योंकि 11th का देखो कोई फिक्स टाइम टेबल तो होता नहीं है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि किसके एग्ज़ाम कब है। तो जिसके भी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं उसने तो ऑलमोस्ट तैयारी सारी कर ही ली होगी। जिसके थोड़े से अभी हैं, 5-7 दिन उसके पास हैं या फिर थोड़े ज़्यादा दिन उसके पास है, तो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे ढंग से आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक है, कौन से ईजी टॉपिक्स हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए, अपने नंबर पक्के कर लेने चाहिए। उसके बाद कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, फिर उन टॉपिक्स की तरफ हम चलते हैं। तो पहले आपका सिलेबस पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस है और कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहली अगर मैं यूनिट की बात करूं तो पहली यूनिट हमारी 9 मार्क्स की यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर दो टॉपिक है मेनली आपके। एक तो नंबर्स का है टॉपिक, नंबर्स, और नंबर्स के अंदर ही आपका इंडिसेस, लॉगरिदम एंड लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, ये सब आ जाता है। दूसरा टॉपिक होता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर मेंसुरेशन भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको चैप्टर के हिसाब से बात करें तो ये अलग अलग आपके पास 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर नंबर्स है, जिसमें हम बाइनरी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। बाइनरी नंबर्स में बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेन बेसिकली एक ही क्वेश्चन होता है। और इंडिसेस, लॉगरिदम एंड एल्टी लॉगरिदम के अंदर इंडिसेस मतलब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा फिर लॉगरिदम यानी लॉग कैसे निकालना है, एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकालनी है, लॉग टेबल कैसे यूज़ करनी है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर एवरेज, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, टाइम वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, ये आपके पास 4-5 टॉपिक है, अलग अलग अपने आप में सब अलग अलग टॉपिक है। तो ये आपका चैप्टर थर्ड बनता है। और फिर मेंसुरेशन, जिसके अंदर सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हमें करनी होती है। तो ये पूरी यूनिट आपकी 9 मार्क्स की यूनिट है। तो 9 मार्क्स की यूनिट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनको अगर हम वेटेज अलग अलग दें तो आपका देखो नंबर्स में से एक क्वेश्चन आपका छोटे नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर का, 2 नंबर के भी चांसेस इसमें से कम ही है, एक ही नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका इंडिसिस में से और एक क्वेश्चन लॉगरिदम में से जरूर आना चाहिए। इंडिसिस में से जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज़ करते हैं वो। ठीक है, लॉगरिदम या एंटी लॉगरिदम के अंदर आपको लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ सकती है, या उससे रिलेटेड जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के क्वेश्चंस करने होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। और यहाँ से आपके पास एवरेज का एक क्वेश्चन या फिर क्लॉक कैलेंडर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस में से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेटिंग अरेंजमेंट अगर आया तो हो सकता है कि केस स्टडी में आ सकता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन के चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन फिर भी आप एक दो, एक सर्कुलर सीटिंग है और एक लीनियर सीटिंग है, तो दोनों का एक एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, इनफ है, इसके अंदर ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर सारे फार्मूलाज अगर आपको पता है तो ये बहुत मतलब फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। फार्मूला आपको पता है, आपको ये पता है कि सरफेस एरिया कब किसका कैसे निकालना होता है, टोटल कब निकालना है, कर्व कब निकालना है, तो ये चैप्टर भी आपको फार्मूला लगा के बहुत आसान पड़ता है। तो ओवरऑल अगर आप इस चैप्टर को देखोगे 9 मार्क्स आप बड़े प्यार से इसमें से ले सकते हो। और सबसे पहले आपको यहीं से अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, इस सेकेंड यूनिट में हमारे पास जो एल्जेब्रा यूनिट है 15 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर सेट्स एंड रिलेशन टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। और सेट्स एंड रिलेशन की बात करूं तो यहाँ से आप बड़े आराम से नंबर ले सकते हो। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप बड़े आराम से नंबर ले सकते हो। सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी आपको जो अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस, एपी जीपी सीक्वेंस होते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड फार्मूला क्वेश्चन आने। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी कोई ज़्यादा बड़े नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस में से कम है। ठीक है, लेकिन 15 मार्क्स की वेटेज है तो आएगा क्वेश्चन सभी में से, ये पक्का है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई इस चैप्टर को हम थोड़ा कम कर दें, इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा कर दें। लगभग लगभग आप लगा लो 5-6 नंबर का हर एक चैप्टर में से आ सकता है। किसी में से 4 का आ गया, किसी में से 6 का आ गया, किसी में से 5 का आ गया। केस स्टडी इसमें से अगर बनती है तो परमुटेशन कम्बिनेशन से ना बनकर सेट्स एंड रिलेशन में से आपकी केस स्टडी बन सकती है। ठीक है, परमुटेशन कम्बिनेशन से भी चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कम चांसेस है। केस स्टडी यहाँ से आपकी एक बन सकती है, या एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का, अगर सीबीएसई के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही अगर पेपर आता है आपका। क्योंकि ये पेपर भी स्कूल टू स्कूल 11th क्लास के बारे में, मतलब हम शॉर्ट कुछ नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल सीबीएसई को पैटर्न को फॉलो करते हैं नहीं करते। आपके स्कूल टीचर ने आपको जो भी बताया होगा कि इस तरह का पैटर्न आपको फॉलो करना है, तो उसी हिसाब से आप फॉलो करें।
ठीक है, सिलेबस कई स्कूलों में ऐसा होता है कि भाई कुछ परसेंट काट देते हैं, पूरा नहीं देते हैं। तो जैसे भी मतलब आपको बताया गया है स्कूल के अंदर, उसी हिसाब से आप फॉलो करें, ये नहीं कि पूरा इस वीडियो को फॉलो करना है। ठीक है, आप अपने स्कूल के हिसाब से फॉलो करें कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके टीचर्स नॉर्मली देते हैं, हार्ड लेवल के देते हैं या इजी लेवल देते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन देते हैं। ये सब स्कूलों का सिस्टम अलग अलग हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, 6 मार्क्स की यूनिट है। कम मार्क्स है लेकिन टाइम भी बहुत कम है, मतलब टाइम भी बहुत कम। अगर यहाँ पर हम बात करें ना, आप इस पूरी यूनिट को कुल मिलाकर एक दिन के अंदर, एक दिन का मतलब है कि आप 3 से 4 घंटे का भी टाइम देते हैं, तो भी आप बड़े आराम से उससे, ये तो 3 से 4 घंटे में भी से कम में हो जाएगा। ठीक है, सारे बहुत आसान आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं। जो पीछे की 2 यूनिट है, अगर इनको आप बात करोगे ना, मान लो मैं इसको अगर बात करूँ तो इसके लिए आपको लगभग लगभग आपको एक एक दिन में अगर आप करते हो ना, ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, कम से कम 4-5 घंटे का टाइम लगेगा, तो ही जाके एक यूनिट एक दिन में कंप्लीट हो पाएगी। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कितना आपके एग्ज़ाम में बीच में गैप है, या फिर अभी कितने दिन बाकी आपके एग्ज़ाम है। उसी के हिसाब से आपको अपनी जो पेस है वो सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर एक दिन एक दिन एक दिन 3 दिन आपको इस टॉपिक में चाहिए कम से कम। एक दिन के अंदर आप एक टॉपिक ख़त्म कर सकते हो, ये सारा का सारा आप एक ही दिन के अंदर कर दोगे ईजिली। उसके बाद आते हैं हम कैलकुलस पर। कैलकुलस आपका 10 मार्क्स का टॉपिक है, इसके अंदर फंक्शन है, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। ठीक है, 3 यूनिट है, लेकिन ज़्यादा बहुत लेंदी लेंदी नहीं है, बहुत छोटे छोटे ही आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर। आपकी जो बुक है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब आप ये पूरी की पूरी यूनिट भी 10 मार्क्स की आप एक दिन के अंदर ही फिनिश कर सकते हो। एक दिन का मतलब है कि आप 3 से 4 घंटे की स्टडी कर रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इससे कम कर रहे हो तो वही फिर ही है, फिर आप कब पूरा कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पर। 8 मार्क्स का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में से अगर स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज आप देखोगे ना, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट, यहाँ तक बहुत सिंपल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अगर कहूँगा तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, कंडीशन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि स्टेटमेंट से आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन दी है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसलिए स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली पढ़ो कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी गिवन है। ठीक है, वहाँ पर एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम लगाते हैं। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। इनमें से बेस थ्योरम का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और 4 से 5 नंबर में आ सकता है, मतलब 5 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, केस स्टडी बन के भी आ सकता है। तो बेस थ्योरम आपको ज़रूर कर लेनी है। एक क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से ज़रूर आएगा, क्योंकि 8 मार्क्स का टॉपिक है, तो इन 2 टॉपिक्स पे तो आने ही आने हैं ज़रूर। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो छोटे छोटे आएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आना। उसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स 12 मार्क्स का टॉपिक है, इसके अंदर सारा का सारा फार्मूला बेस्ड है। फार्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप बड़े आराम से इसमें से नंबर ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ वीक है, कैलकुलेशन वीक है या फिर आपको फार्मूला ही नहीं पता, तो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक बेसिक से यहाँ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, सीधा आपको फार्मूला पता है कि स्क्यूनेस का कैसे निकालते हैं, कर्टेसिस कैसे निकालते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो कौन सा फार्मूला आपको लगाना है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट लगाना है, बोले कोफिशिएंट लगाना है। बस फार्मूले अच्छे से याद कर लो। फार्मूले आपने लिखे हुए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो गॉड क्लासेस ऐप है उसके अंदर आपको पूरी फार्मूला शीट मिल जाएगी क्लास 11th की फ्री स्टडी मटेरियल में। वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लो, सारे फार्मूले आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। अच्छे से फार्मूला याद कर लो। ये चैप्टर पूरा का पूरा फार्मूला डिपेंड है, फार्मूला अच्छे से आता है आपको तो उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आगे जो कॉलम्स आपको बनाने हैं ना, वो किस किस के रिक्वायर्ड हैं। जो चीज़ फार्मूले में लगनी है वो एक कॉलम आपको चाहिए, तो उससे आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पर किसी क्वेश्चन को निकालने के लिए कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, उसमें मुझे क्या क्या चाहिएगा। फार्मूला याद है तो कॉलम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर आप हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के, जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्सन करोगे तो उसमें कुछ बोले कोफिशिएंट के निकाल लिए, कार्ल पियर्सन के निकाल लिए, इस तरह से आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी करते जाओगे ना हर एक टॉपिक से, तो वो आपका पूरा कवर होता जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको जो लैंग्वेज के हिसाब से बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आप हर टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन करते जाओ, इनको ख़त्म करते जाओ, तो आराम से आप एक दिन के अंदर इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम जरूर लगेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम आप सेव जरूर करके चलना कि कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है। उसके बाद ये सबसे अच्छी यूनिट है, आपके 15 मार्क्स की यूनिट है।
ठीक है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यूटिलिटी बिल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक है कुल मिलाकर। सेम टैक्सेशन, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन आप पूरा कर लोगे ढंग से तो ये टैक्सेशन भी आपका रिवाइज हो जाएगा। यानी यहाँ जो भी टाइम आपको लगाना है थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में लगाना है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहली दो एक्सरसाइज है उनको तो बेशक आप छोड़ दो, ठीक है। अब पहली दो हैं या पहली एक्सरसाइज है, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्योंकि पहली जो एक्सरसाइज है ना उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करके फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसा कुछ मेंशन तो उसमें होगा नहीं। तो 14.1, हाँ 14.1 को आप छोड़ ही दो बिल्कुल, उसमें टाइम वेस्ट ही मत करो, सीधा 14.2 से स्टार्ट करो जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको जैसे टाइप वाइज अलग अलग करना है, जो कुछ प्रिंसिपल निकालने वाले क्वेश्चन कर लिए, कुछ अमाउंट निकालने वाले कर लिए, कुछ रेट निकालने वाले, कुछ टाइम निकालने वाले क्वेश्चन, इस तरह से आप कर लो। तो ये 14.2 आपकी ऐसे अलग अलग क्वेश्चन करोगे। एन्युटी, फिर उसके बाद एन्युटी की आपके पास 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो एक जैसे टॉपिक है एन्युटी, कोई मतलब अलग कुछ नहीं है। 14.3, 14.4 दो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज आप कर लोगे आराम से तो एन्युटी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर में देखो यहाँ पर कुछ भी टाइम आपका लगना नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ भी टाइम लगना नहीं है ज़्यादा, बस जो भी टाइम आपको लगाना है वो यहाँ पर लगाना है। तो ये भी आप थोड़ा ढंग से अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो एक दिन के अंदर आप इसको भी निपटा सकते हो। और क्योंकि वेटेज इसकी बहुत है, 15 मार्क्स कम नहीं होते 80 में से, तो 15 मार्क्स की वेटेज है। यहाँ से 15 के 15 आपको लेकर आने हैं, पूरी पूरी कोशिश आपको ये करनी है, यहाँ से आपका एक भी मार्क्स कम ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं किया गया है, ये 5 नंबर की है सिर्फ, ठीक है। 5 नंबर के लिए आपको इसमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। पैराबोला तो छोटा टॉपिक है फिर भी, लेकिन सर्कल्स के क्वेश्चन करने हैं और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करने हैं तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। और उसके हिसाब से जो वेटेज है 5 मार्क्स में आपको दे रखी है। तो इसमें से मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 4 में या 5 में, उसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें से चांसेस मुझे कम लगते हैं बड़े क्वेश्चन बनने के, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से ऑलमोस्ट मतलब एक या दो बस मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस भी बता दूं कि आपको इनके वेटेज के हिसाब से और इनकी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से पहले आपको कौन कौन से टॉपिक कवर कर लेने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप जो फर्स्ट यूनिट है हमारी नंबर्स क्वांटिफिकेशन वाली, ये यूनिट आप पहले कवर करेंगे, ठीक है। ये वाली यूनिट पहले कवर करेंगे, 9 मार्क्स की यूनिट है। और आपको इसमें मोटा मोटा अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन के अंदर आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। एक दिन नहीं, इसमें आपको 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें। 2 दिन आप इसमें मान के चलोगे, 2 दिन आपको इसमें लग सकते हैं। उसके बाद जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में 3 टॉपिक थे, सेट्स रिलेशन, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज और परमुटेशन। तो यहाँ पर 3 दिन आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग एक दिन के अंदर आप फिनिश करो। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करो उसके बाद 15 मार्क्स का, एक दिन के अंदर हो जाएगा, 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, टैक्सेशन और यूटिलिटी बिल्स, ये टॉपिक करना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर आप करोगे तो ये भी आपका एक दिन के अंदर आप ख़त्म करना है इसको। इसके अंदर स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है ना, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला उसमें, फटाफट एक्सरसाइज होती जाएंगी। उसके बाद जो भी टाइम आपको लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में और बेस थ्योरम वाले क्वेश्चंस में, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कैलकुलस पर। कैलकुलस भी आप एक दिन के अंदर फिनिश करो, ठीक है। फंक्शंस हो गया, लिमिट, कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जरूर करना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में आपके पास जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, आप मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर आप इसको फिनिश कर लेना चाहिए आपको। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको आप अगर एक ही दिन में कर देना जितना भी आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा इसकी वेटेज है भी नहीं और टॉपिक काफ़ी लंबे हैं, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस ना करके उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेना। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज देखें, 2 3 5 2 7 2 9 और 3 12 दिन है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट का तो ये आएगा सर 12 दिन तो एग्ज़ाम में भी नहीं है, 12 दिन से पहले तो हमारा एग्ज़ाम है। तो ये मतलब मैंने एक नॉर्मल रूटीन बताया है। अगर आपके पास इतना टाइम है,
आप अगर आपके एग्ज़ाम 12-15 दिन के बाद मैथ्स का एग्ज़ाम होना है या आपके एग्ज़ाम ही बाद में स्टार्ट होने हैं तो आप इतना इतना टाइम आप देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ही 6-7 दिन के अंदर स्टार्ट होने हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीड एटमोस्ट ऑलमोस्ट डबल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने एक टेंटेटिव आइडिया दिया है क्योंकि 11th के लिए अब 11th के बच्चों की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि 11th का दिक्कत यही होती है कि वहाँ पर कुछ फिक्स तो होता नहीं है। किसी स्कूल में 1 फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट है, किसी में 15 से स्टार्ट है, तो उसमें स्ट्रेटजी हम किस हिसाब से बनाएं तो वो सबके लिए फिट नहीं होती है। अब इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे कि आपको आपकी जो पेस है वो कैसे सेट करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए। ये मैंने आपको एक नॉर्मल नॉर्मल बताया कि अगर आपके पास नॉर्मल नॉर्मल का मतलब है कि आप दिन में 3 घंटे के आसपास अगर स्टडी करते हैं तो आप ये कवर कर सकते हैं। अब अगर आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास है तो 3 घंटे की हो सकता है आपको 7-8 घंटे करने पड़े, तो 7 घंटे के हिसाब से फिर आप इनको उसी हिसाब से कवर करोगे। अब आपको करनी कैसे चाहिए रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करने के लिए सारा का सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। कंटेंट के लिए आपको करना क्या है, बस अपने चैनल पर जाना है आपको। चैनल में आप ये प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने और अपडेट कर दिया है कि 2023-24 अप्लाइड मैथ्स क्लास 11 गॉड क्लासेस आके लिख देना तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें सारे चैप्टर्स आपको सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। पहले कुछ सीक्वेंस बिगड़े हुए थे तो वो सीक्वेंस मैंने सारे ठीक करके इस सीक्वेंस वाइज मैंने सारा इसमें डाल दिया है। तो आपको हर एक चैप्टर की वीडियो इसमें मिल जाएगी। पहले वन शॉट देखो अगर आपने पहले से कर रखा है तो, ठीक है। नहीं भी कर रखा तो भी वन शॉट ही देखो क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि ये सारे डिटेल्ड वीडियो आप देखोगे। तो आप वन शॉट वाली प्लेलिस्ट देखो। तो वन शॉट वाली प्लेलिस्ट से पूरा चैप्टर आप रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर में और थोड़ा सा आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए या वहाँ से वन शॉट से ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ पाया है तो उसके फिर आप प्रॉपर वीडियोज़ देखो। प्रॉपर वीडियोज़ सारे इसमें आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, और चैप्टर वाइज सीक्वेंस है ये सारा, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लास्ट में, प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। वो भी इसी के अंदर मैंने डाल दी है। तो आप उन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर हैं, देख रहे हो आप, सारे चैप्टर हैं। तो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है, बस आप उसको यूज़ कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये सारे एग्जाम्पल्स की आपके पास वीडियोज़ है, ठीक है। तो पहले वन शॉट देखो, वन शॉट से रिवाइज करो, वहाँ से दिक्कत आती है तो इसके रेगुलर वीडियोस देखो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करो। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आपको करने चाहिए नहीं करने चाहिए ये भी आप अपने स्कूल के हिसाब से डिसाइड करो। आपके स्कूल में जैसे बहुत से टीचर्स होते हैं, उनकी आदत होती है कि एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन देते हैं ज़्यादातर। तो अगर आपको अपने टीचर के बारे में अब तो पता लग ही गया होगा, पूरा साल आपने पढ़ा है उनके साथ, तो आपको पता लग गया होगा कि वो नॉर्मली टेस्ट में कैसे वो देते हैं, एग्जांपल्स में से देते हैं। जो टेस्ट क्लास में वो पूछते हैं तो एग्जांपल्स में से ज़्यादा पूछते हैं, या फिर एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आप उसी हिसाब से ना अपनी स्ट्रेटेजी अपने टीचर के हिसाब से सेट करो 11th में। 12th में तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा बोर्ड के हिसाब से कैसे आपको सेट करना है, लेकिन 11th में आपको काफ़ी कुछ अपने स्कूल के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है, अपने टीचर के माइंडसेट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप करो या एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, क्या नहीं किस तरीके से तैयारी करनी है वो थोड़ा सा आपको अपने टीचर के माइंडसेट के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक में स्पेशल कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और फार्मूला शीट आपको पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स की गॉड क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगी। और साथ में आपको जब आप रिवीजन कर लोगे तो आपको अपनी उसकी एनालाइज करने के लिए कि आपको इस चैप्टर में कितना आया कितना नहीं आया, तो उसके लिए गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर आपको डीपीपी मिल जाएगी। हर एक चैप्टर का एक टेस्ट आपको उसमें मिल जाएगा। तो उस टेस्ट देने के बाद आपको थोड़ा सा अपने बारे में पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर की आपकी तैयारी हो पाई है या नहीं हो पाई है, ठीक है। मात्र 100 रुपये की शायद वो सीरीज़ है। तो 7-8 जितने भी चैप्टर हैं आपके, 12-13 चैप्टर जो भी हैं, ठीक है, 18 चैप्टर हैं, तो उन सब का आपको एक एक टेस्ट मिल जाएगा। तो आप वो टेस्ट दे के अपनी अपनी जो आपकी जो अब तक प्रिपरेशन हुई है ना उसको आप चेक कर पाओगे कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है या अभी इस टॉपिक में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बस आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा सा हेल्प ज़रूर मिल पाएगी कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं।
Jungle.